नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग की, क्योंकि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 50-50 के फॉर्मूले पर सीट चाहती है। तो कांग्रेस की डिमांड के बीच अब समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में अपने पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को करारा जवाब दिया। यानी 10 महीने पहले जो तस्वीर मध्य प्रदेश से आई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर अब यूपी और हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप बैठा करके क्या मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई मध्य प्रदेश के चुनाव में शुरू हुई थी, जो ठसक अखिलेश ने दिखाई थी, कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर दोहराने वाली है। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। इस बार भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा हो, लेकिन साइकिल की रफ्तार पर हाथ से ब्रेक लगना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस ने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी डिमांड एक दूसरे के सामने रख दी है। कांग्रेस यूपी उपचुनाव में 10 में से 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस से 17 सीटें चाहिए। सीट शेयरिंग में कांग्रेस यूपी के लिए 50-50 वाले फॉर्मूले पर फोकस कर रही है, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी 1/5 वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है। यूपी में कांग्रेस 5 सीट पर अडिग है, तो हरियाणा में अखिलेश को गठबंधन सहयोगी से 17 सीटें चाहिए। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने प्रेशर पॉलिटिक्स की राह पकड़ी, तो हरियाणा में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाइए, चिंता न करिए। डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी कि? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 17 सीटों के नाम फाइनल करके दिए हैं कि इन सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी आला कमान हमें अनुमति देगा तो हम इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे फिर उसका नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को हो, किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो दोस्ती भी ढंग से निभाती है और वक्त पड़ता है तो दुश्मनी भी ढंग से। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिले बेहतर परिणाम के बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता फुल जोश में हैं और पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की कोशिश में है। ऐसे में अखिलेश यादव यूपी से निकलकर दूसरे राज्यों में भी साइकिल की रफ्तार को तेज करने के लिए सहयोगी का साथ चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस यूपी छोड़ दूसरे राज्यों में कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। ये वो सब सारे दल हैं जो जिनके विचार आपस में मेल खाते नहीं है, जिनकी नीतियां मेल खाते नहीं है। और हमारे गांव में कहते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुपति ने कुरमा जोड़ा। तब मैं कहूंगा कि इनके जब विचार मेल नहीं खाते हैं। और समाजवादी पार्टी की बात मैं करूं तो पहले ही आपने मध्य प्रदेश के चुनाव जब हो रहे थे तो आपने देखा होगा कि क्या क्या अखिलेश यादव कहते थे, ये कांग्रेस तो चालू पार्टी है, इस कांग्रेस पर कोई भरोसा मत करना। और कांग्रेस के लोग क्या क्या कहते थे। बहरहाल ये तो साफ है कि दोनों दलों से सीट शेयरिंग पर एक बार फिर ठन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर देगी या फिर अखिलेश यादव कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स में उलझ जाएंगे? क्योंकि जो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था वो विधानसभा चुनाव में बिखरता दिख रहा है, उसी तरह जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई, तो आज सीएम योगी को भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी के साथ यूपी में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो विपक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।
51 दिन, 3 करोड़ का लक्ष्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बीजेपी के उस अभियान के लिए है जिसमें देश भर में 28 करोड़ सदस्यों का टारगेट है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पार्टी को और मजबूत करने का प्लान है। अब उसी प्लान को बीजेपी सदस्यता अभियान की शक्ल दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई, तो सीएम योगी को भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। दरअसल उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी के 2.5 करोड़ एक्टिव सदस्य हैं, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ के पार ले जाना है और इसी को लेकर बीजेपी यूपी में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसे गांव-गांव तक पहुंचाना है, घर-घर दस्तक देना है। जो लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको उनके साथ जाना है, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्वास। झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, अगर हम उसके घर में जाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे और उसी मोबाइल फोन से उसको फिर से सदस्य बना करके उस सेल्फी को उसको वापस भेजेंगे, तो उसके मन में कितनी उसको अच्छा लगेगा। बीजेपी के लिए इस बार ये सदस्यता अभियान एक चैलेंज है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि 2024 के चुनावी नतीजों से विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी आत्मविश्वास से लवरेज है और लोकसभा चुनाव में यूपी में जिस तरीके से बीजेपी क्लीन स्वीप का नारा दे रही थी, उसमें अलग से 27 सीटों का नुकसान हो गया। अब उसी की भरपाई के लिए सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो हमारी दीदियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है, उनके बीच में भी हमें जाने का काम करना है। वो भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनना चाहते, उनको भी जोड़ने का, क्योंकि आधी आबादी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होना चाहती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा है, यहाँ सुशासन है, यहाँ विकास है, यहाँ उनके जीवन के सामने जो संकट उनको दूर करने का मौका है। हमारे पास विरासत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे पास विरासत है वो नड्डा जी की, जिन्होंने दुनिया में भारत माता के परचम को आसमान में पहुंचाने का काम किया। और दूसरे दलों में, हमारे दलों में अंतर क्या, ये भी हमें समझना पड़ेगा और बूथ पर जाकर के एक एक भाई बहन को जो सर्व समाज में रहते हैं उनको हमें बताना। 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने संगठन में फिर से जोश भरना होगा और इसमें सदस्यता अभियान एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले उपचुनाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऐसे में बीजेपी का खासकर ओबीसी पर फोकस है। दलितों को पार्टी से जोड़ने की कवायद हो रही है। अल्पसंख्यक वोटर को सदस्य बनाने की तैयारी है और हर जाति धर्म के सदस्य पार्टी से जोड़ने जा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि अपने वोट को एकजुट रखना एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब सियासत में हिंदुत्व के कार्ड के लिए विपक्ष जाति की कार्ड खेलने में लगा हुआ है। ऐसे में अगर बीजेपी ने यूपी में 3 करोड़ सदस्यों को आंकड़े को छू लिया तो विपक्ष के लिए ये एक नई चुनौती बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां नकली नोट छापने वाले मदरसे में कई आपत्तिजनक किताबें बरामद हुई, जिसमें आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब भी मिली है। ये किताब पूर्व पुलिस महानिरीक्षक महाराष्ट्र एसएम मुशर्रफ ने लिखी है। इस किताब में आरएसएस के खिलाफ बड़ी साजिश है। आरएसएस को लेकर कई आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद आरिफीन बच्चों को ये पुस्तक पढ़ाता था और आरएसएस के खिलाफ भ्रम फैलाता था। प्रिंसिपल के कमरे से कई स्पीड पोस्ट की पर्चियां भी मिली हैं। पर्चियों के आधार पर पुलिस एड्रेस वेरीफाई कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन सब गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। अतरसुइया इलाके का जामिया हबीबिया मदरसा उस वक्त सुर्खियों में आया जब यहाँ पर
फर्जी नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यह 84 साल पुराना मदरसा है, यानी कि इस मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है और ये सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन पर चल रहा है। साफ तौर पर इसके गेट पर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 2022 में रिन्यू किया गया है, यानी कि 26/9/2022 को इसका रिन्यूअल सोसाइटी के रजिस्ट्रार के कार्यालय में हुआ है, सोसाइटी अधिनियम के तहत। लेकिन जब ये पूरा मामला यहाँ पर पकड़ा गया, नकली नोट की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो यहाँ पर जो प्रबंधन ने एक बैठक की, अंजुमन जामिया हबीबिया यहाँ पर जो कमेटी है उसने यहाँ पर एक नोटिस लगाया है और नोटिस के तहत यहाँ के कार्यवाहक प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया है। इसके साथ ही साथ उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाते हुए यहाँ की जो कमेटी की सदस्यता थी उससे भी उन्हें बर्खास्त कर दिया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज से एक और खबर, मदरसे में छापेमारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि मदरसे के अंदर मिली थी लाल डायरी से अब फंडिंग का खुलासा होगा। LIU की टीम पहुंची मदरसा, कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। मदरसे के बैंक अकाउंट्स की भी जांच जारी है। लेन देन को लेकर भी पूछताछ हो रही है। 3 बैंक अकाउंट में 40 लाख रुपए मिले हैं। मदरसे में पढ़ने वाले 105 छात्रों के आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। तो अब एक्शन में है इस वक्त जांच एजेंसियां। सर्वेश हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयाग, लाल रंग की कई डायरीज नजर आ रही हैं वीडियो में, क्या ये बही खाता है? बैंक अकाउंट के भी कई फाइल्स दिख रहे हैं, कुछ अहम अभी तक हाथ लगा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये 28 अगस्त को पूरा मामला प्रकाश में आया था, जबकि फर्जी नोटों की फैक्ट्री मदरसा जामिया हबीबिया में पकड़ी गई थी। 84 साल पुराना मदरसा है। इसके बाद इसमें नया खुलासा जो होता है वो होता है कि आपत्तिजनक साहित्य यानी RSS को आतंकी संगठन बताने वाली एक पुस्तक मिली थी, जो कि कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से मिली थी, जिसको भी फर्जी नोट छापने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी मामले में अब इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। LIU की टीम 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी। कई घंटे तक यहाँ पर जो क्लर्क हैं, यहाँ पर मोहम्मद अतीक, उनसे पूछताछ की गई है। इसके अलावा जो अन्य यहाँ पर कर्मचारी हैं, तौसीफ, उनसे पूछताछ की गई है और मदरसे को कहां से फंडिंग होती थी इसकी जानकारी जुटाई गई है। 3 बैंक अकाउंट का पता चला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक में 3 खाते यहाँ पर पता चले हैं, जिसमें करीब 40 लाख रुपए की धनराशि जमा है, ये बताया जा रहा है। मदरसे में एक महीने 3.5 से 4 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर आता था, इसके संचालन पर खर्च आता था। यहाँ पर जो फंडिंग होती थी उस फंडिंग के बारे में पूछताछ की जा रही है। जो लाल डायरी मिली, सबसे बड़ी बात है वो बही खाता है, उसमें तमाम लेखा जोखा लिखा हुआ है। जो यहाँ पर क्लर्क हैं मोहम्मद अतीक, वो इसका मेंटेन करते हैं, पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं। LIU ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की है और जानकारी जुटाई है कि आखिर इसके बारे में उनसे पूछा जा रहा है कि फंडिंग कहां से गहरी साजिश यहाँ साफ साफ नजर आ रही है। पहले तो नकली नोट की छापेमारी, नकली नोट पकड़े गए, नकली नोट ये बनाया करते थे। दूसरे RSS को ये आतंकवादी बता रहे हैं और तीसरे की इनके पास फंडिंग को लेकर ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जिनके सोर्स के बारे में ये बता नहीं पा रहे। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए सर्वेश। मैनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को लेकर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2017 से पहले भर्तियों में वसूली होती थी, वसूली में चाचा भतीजा शामिल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना, लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को उभारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बन करके आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती, और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे, और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था।
और इस बीच आरएसएस के बाद अब बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया है। तो जातिगत जनगणना को लेकर कल संघ की ओर से एक बयान जारी किया गया था। संघ का कहना था कि अगर समाज की भलाई के लिए जातीय जनगणना जरूरी है तो इसमें आरएसएस को, संघ को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। और आज देखिए कई सहयोगी दल हैं जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, वो भी जातीय जनगणना को जरूरी बता रहे हैं, जिनमें अनुप्रिया पटेल भी हैं, राजभर भी है। मोदी सरकार में ही जनगणना हो सकती है और होगी, ये कह रहे हैं राजभर। अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। देखिए, हम 22 साल से कहते आए हैं और आज भी कह रहा हूं कि विपक्ष सत्ता में रहता है तो इनको जातिवार जनगणना, सबको अधिकार बराबर देने की सुध नहीं आती है। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको सब याद आता है, क्योंकि वोट के लेने के लिए इनको याद आता है। इनसे तो बढ़िया नीतीश जी हैं। सत्ता में रहते हुए उन्होंने जातिवार जनगणना करा दिया, चाहे गलत चाहे सही करा दिया। ये लोग क्या किए? सपा, कांग्रेस, बसपा के लोग क्या किए? तो जातिवार जनगणना एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जातिवार जनगणना होगी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन लोगों ने नियुक्ति देने की मांग की है। आशीष और अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव किया है इन लोगों ने। कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने कोर्ट में सरेंडर किया। घटना के दूसरे दिन से नीलू यादव फरार चल रहा था। नीलू पर रेप मामले में पीड़िता के बयान को बदलने के लिए उस पर दबाव बनाने का आरोप है, लालच देने का आरोप है। पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। जेल जाते समय नीलू यादव ने कहा कि इनाम फर्जी है जो उस पर घोषित की गई है। कोर्ट पर भरोसा है, ये बात भी नीलू यादव कह रहे हैं। दे दिया ये पूरे मामले में क्या करेंगे आप? न्यायालय भरोसा रखिए। न्यायालय आज आपने समर्पण किया है न्यायालय में। हाँ। क्या वजह? अभी तक आप फरार बताया जा रहे थे, पुलिस पकड़ ही नहीं पाए। कई टीमें लगाई गई थी आपकी तलाश में। अरे पकड़ ही नहीं पाए। 25,000 का इनाम भी घोषित। अरे इनाम ये सब फर्जी है, परेशान ना हो, ये सब फर्जी है, कुछ नहीं। इनाम है तो इनाम दें, वकील को दिया जाए। इस प्रकरण में 12 तारीख को एक नाबालिग लड़की ने तहरीर दिया था, जिसके आधार पे इसमें जो अभियुक्त है नवाब सिंह यादव को 12 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसमें लड़की ने न्यायालय में दुष्कर्म करने की बात बताई थी। विवेचना के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि जो पीड़िता की बुआ थी वो भी इसमें सम्मिलित थी। उसे भी 21 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसकी पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया था कि जो पीड़िता है उसके बयान न हो पलट जाने के लिए और उसका मेडिकल ना हो, इसके लिए जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव बारात भोज से पुलिस और प्रशासन ने अंबेडकर की मूर्ति को हटा दिया। दरअसल 20 दिन पहले कुछ लोगों ने ग्राम समाज की जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। जानकारी के बाद राजस्व कर्मचारियों ने अधिकारियों को रिपोर्ट दी, जिस पर एसडीएम और सीओ पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे। टीम को आता देख कुछ गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रतिमा हटाने का विरोध किया, बावजूद इसके कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा वहां से हटा दी गई। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के अदरी बाजार में जनरल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग में लाखों का सामान जल गया, कैश जलकर राख हो गया। गांव वालों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
इधर मुजफ्फरनगर में कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग को खींचते हुए जंगल तक ले गए। आज जंगल में बुजुर्ग का शव मिला है। बुढ़ाना इलाके का ये मामला है, जहां कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। आवारा कुत्तों से परेशान है मुजफ्फरनगर के लोग। आए दिन कुत्तों के झुंड हमला कर देते हैं और एक हमले में बुजुर्ग की जान चली गई। जैसा कि लोगों ने बताया कि बुजुर्ग को खींचते हुए खेत तक ले गए कुत्ते और उन पर इतने बार हमला किया कि उनकी जान चली गई। आज बुजुर्ग का शव मिला है, तो कुत्तों की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी के आराकोट बड़ांग गांव में बारिश से नुकसान हुआ है। बामसू गांव में एक मकान मलबे की चपेट में आ गया और इसी के साथ सेब की फसल भी बर्बाद हो गई। वहीं भारी मलबा आने की वजह से खूनीगाड सरास सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई। जिले में लगातार हो रही बारिश से नुकसान हुआ है। डीएम ने घटना की खबर मिलते ही फौरन मौके पर जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बादल फटने एवं भारी भूस्खलन के कारण श्री गोविंद सिंह रावत जी के आवासीय मकान और उनके सेब के बगीचे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे हमको जानकारी मिली, हमारे द्वारा तत्काल लिखित रूप में और मौखिक रूप में शासन प्रशासन को अवगत करवाया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ जो नुकसान आता है, तत्काल हमारी टीमें पहुंच जाती हैं। जैसे आज मोरी का हुआ है, कुछ भेड़ में वहाँ बिजली गिरने से भेड़ों की मौत हुई है, तो वहाँ हमारी टीम पहुँच गई है। तहसीलदार पहुँच गए हैं और जो वेटनरी के ऑफिसर हैं वो भी पहुँच गए हैं। तो जो भी राहत हम लोग के स्तर से जो मानकानुसार होती है वो हम लोग त्वरित करते हैं। चमोली से खबर, जहां नीति घाटी में हुई तेज बारिश से कई जगहों पर बरसाती नाले उफान पर आ गए। सुराई थोड़ा से आगे नाले में अचानक ही पानी आ गया। पानी बढ़ने से कई खेतों को नुकसान हुआ है और इसी के साथ मछली पालन का काम करने वाले लोगों को भी नुकसान हुआ है। पूरी हिमालय छोर में अगर बादल फटने से काफी नदी नाला जो उफान में आया और जो हमारे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोग मत्स्य पालन करते थे, उनकी जो फार्मिंग चलती थी, वहाँ पे अधिक वर्षा आने से काफी जो मछलियों के लिए काफी खतरा हो चुका है और वहाँ पे जो नदी नालों का पानी जो गंदा होने से काफी मछलियों की मृत्यु हो चुकी है। इधर उत्तरकाशी के पुरोला में 2 लड़के कमल गंगा नदी में तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने दोनों को रेस्क्यू किया। दोनों को नदी से बाहर निकाला गया। दरअसल दोनों लड़के नदी के बहाव में बहकर आ रही लकड़ियों को लेने के लिए गए थे और इसी दौरान वो भी पानी की धार में फंस गए। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया इन लड़कों को। पानी के बहाव में आ रही लकड़ियों को चुनने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बहाव इतना ज़्यादा था, इतना तेज़ था कि ये भी उसी में फंस कर रह गए। शुक्र है कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इन्हें देखा और प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद इन दोनों को सकुशल निकाल लिया गया। कोटद्वार के रिखणीखाल क्षेत्र के लोगों को गुलदार के आतंक से थोड़ी राहत मिल रही है। वन विभाग के पिंजरे में गुलदार कैद हुआ है। गुठेड़ता गांव के पास वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया और फिर उसे पकड़ लिया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे को निवाला बना दिया था, जिसके बाद मामला विधानसभा में भी उठा था। अभी भी रिखणीखाल में कई दिनों से गुलदार का आतंक है। अभी भी वन विभाग के 3 पिंजरे रिखणीखाल में अलग अलग लोकेशंस पर लगाए गए हैं। मारने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन स्पष्ट रूप से आदेश नहीं है और मैं समझता हूं कि वहां एक ही बाघ नहीं, कई बाघ हैं जो लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। और मेरा तो निवेदन, मैं पहले भी इस बात को उठा चुका हूं कि एक सत्र जब तक लगेगा नहीं, तब तक हमको अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कोई तरीका नहीं मिल पाएगा।